हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी। तो देखिए, जैसे कि हमने अपनी क्लास 7 की ज्योग्राफी के भी 3 चैप्टर कर लिए थे, हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी है जो बहुत अच्छे से कर लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8। और एक बात और, हाँ जी, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, अब मैं माइंड मैप्स की वीडियोज़ भी जो है वो अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पर। तो अगर आपको वो देखनी है, ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा उनको, क्योंकि आप उनको देखने के बाद आपको चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। एयर आर इन्वायरमेंट बुक है ये हमारी क्लास 7 की जियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो वंस अगेन हेलो फ्रॉम माय साइड। हाँ जी, तो देखिए मैंने PDF जो है वो ओपन कर ली है। ये अबाउट 4-5 पेजेस का आपका चैप्टर है, 6 का। ओके, 6 पेजेस का आपका चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट आपको ही समझ आना चाहिए, आई होप। मैं ये ऐसी उम्मीद लेकर चलूँगी कि आपको ये समझ भी आएगा। ठीक है, तो चलिए देखो, जो हमारी अर्थ है, इन्होंने कहा है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेयर होता है जो एक हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ, ठीक है, उसके सारी जगहों पर, मीन्स उसके चारों तरफ क्या है, एक एयर का बहुत बड़ा ब्लैंकेट है। ठीक है, तो क्या एटमॉस्फेयर एक एयर का एक ब्लैंकेट है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स है इस अर्थ पे वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो मतलब समझ आया आपको, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, ठीक है, उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो मैंने आपको दो बातें बताई, एक एटमॉस्फेयर और एक लिविंग बीइंग्स वाली। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक ह्यूज ब्लैंकेट एयर का जो हमारी अर्थ के सराउंडिंग में होता है, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जितने भी लिविंग बीइंग्स है जो इस अर्थ पे रह रही है, उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर पे क्यों करता है? क्योंकि एयर, हमें भाई एयर तो चाहिए इनहेल एक्सहेल करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, तो अगर हम एयर नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई मर जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, हमें एयर करता है प्रोवाइड ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, सांस वगैरह ब्रीथिंग करने के लिए हमें एयर प्रोवाइड करता है। और हमें हार्मफुल जो रेज हैं, ठीक है, जो सन की हार्मफुल रेज है, उन्हें से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर ये ना हो, अगर ये ब्लैंकेट की प्रोटेक्शन ना हो, ठीक है, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is the mass of air that has made the temperature on earth livable. अब देखो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो देखो, दोबारा से बता देती हूँ, एटमॉस्फेयर क्या ह्यूज ब्लैंकेट है एयर का। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ पे रह रहे हैं उनका सर्वाइवल एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें एयर जो है वो ब्रीथ करने के लिए देता है, इससे ही हमें एयर मिलती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ये हमें सन की जो हार्मफुल रेज है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और अगर ये ब्लैंकेट ना हो प्रोटेक्शन का, तो हम क्या होंगे, जो गर्मी में हम, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो हम गर्मी में हीट से मर जाएंगे, और जब सर्दी होगी तो हम फ्रोज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कितनी % कौन सी गैस मिलती है। ठीक है, तो देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेस है जो बहुत ज़्यादा बल्क में पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, ओजोन हो गई, आर्गन, हाइड्रोजन, ये थोड़ी कम अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कुछ टिनी पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है हमारी अर्थ के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमें पाई चार्ट बताया गया है, देखो कितनी % है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% है, अदर्स ये बाकी सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अदर्स में आ जाएंगी जो बाकी सारी बची हुई गैसेस हैं। अब हम देखो एक एक करके सारी गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, नाइट्रोजन क्या एक प्लेंटीफुल गैस है जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो बहुत सारी नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। ठीक है, और हम उसे क्या कर देते हैं, हम उसे बाद में एक्सहेल भी कर देते हैं। ठीक है, देखो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को चाहिए होती है। ठीक है, तो प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन भी अपनी सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं इनटेक करते हैं एयर से, बल्कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल्स में रहते हैं, जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के, वो नाइट्रोजन को लेते हैं एयर से और उसकी फॉर्म
जो फॉर्म है उसे चेंज कर देते हैं, तो फिर जाके प्लांट जो है वो उसे यूज़ करता है। ठीक है, तो देखो प्लांटिफुल गैस है नाइट्रोजन, बल्क में पाई जाती है, 78% प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। हम कई बार इसे इनहेल कर लेते हैं, बट हम इसे बाद में एक्सहेल भी कर देते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, बट वो इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स प्रेजेंट होती है, जो सॉइल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं और इसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जब इनकी फॉर्म चेंज होती है तब जो है प्लांट्स इन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारी सेकंड प्लेंटिफुल गैस है एयर के अंदर। ठीक है, तो देखो ह्यूमंस और जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इनटेक करते हैं एयर से। हम सबको पता है, ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम। ठीक है, किससे? एयर से। हम फिर ब्रीदिंग करते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, और इस वे में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है एयर के अंदर वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, बट जब हम ट्रीज कट कर देते हैं तो थोड़ा बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोबारा से सुन लो, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है। ठीक है, एयर के अंदर। सेकंड बात क्या है, हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही इसका यूज़ करते हैं। तीसरी बात क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। जब फोटोसिंथेसिस जब वो अपना खाना बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं उनके लिए, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट ही है। ठीक है, जो वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, अगर इस तरह से जैसे ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो इस वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। बट जब हम ट्रीज को कट कर देते हैं तब ये थोड़ा जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अनदर इंपॉर्टेंट गैस है। जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो देखो प्लांट्स बनाएंगे अपना फूड, वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, और जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इक्वली है अबाउट ऑक्सीजन के भी। ठीक है, तो देखो जिस तरह से जो बैलेंस है अपसेट हो जाता है, however the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each other. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. अब देखो ये कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तो रिलीज करते ही है ऑक्सीजन, बट कई बार क्या होता है, जो बैलेंस है ये थोड़ा अपसेट, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी वजह से? जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं, कॉयल बर्न करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर, ऑयल वहाँ पर वो बर्न किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वेदर और जो क्लाइमेट है वो भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे कुछ लेयर्स के बारे में, और जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो 5 लेयर्स के अंदर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये रही हमारी लेयर्स। देखो दोबारा से दिखा देती हूँ। सबसे पहले है हमारी देखो स्ट्रेटोस्फेयर है, सॉरी ट्रोपोस्फेयर है, नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद ये इनके बीच का जो होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर का बीच का पार्ट है उसे हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर का बीच का है, ठीक है, उसे मेसोपोज बोलते हैं। और जो यहाँ पर तक तो स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पे मेसोस्फेयर से लेके थर्मोस्फेयर तक मेसोपोज होता है, स्ट्रेटोस्फेयर से लेके मेसोस्फेयर तक स्ट्रेटोपोज होता है, और थर्मोपोज से स्ट्रेटोस्फेयर तक लेकर ट्रोपोपोज होता है। तो 5 लेयर्स मैंने आपको बता दी। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो हमारी लास्ट की लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर, मतलब ये 13 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। ठीक है, उसके बाद जो इस एयर में हम ब्रीथ करते हैं वो एयर यही है, यहीं पर वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसी जैसे कि बाकी जो वेदर के फिनोमिनाज है, फॉग हो गई, धुंध आती है, जैसे कि हेल स्टॉर्म, ओले वगैरह, रेनफॉल होते हैं, वो इसी लेयर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर।
अब ये क्या कह रही है, अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर कौन सी लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, ये 50 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंडेड है। ये जो लेयर होती है और ऑलमोस्ट फ्री होती है क्लाउड से, मतलब यहाँ पर कोई क्लाउड्स नहीं होते, कोई वेदर फिनोमिना वगैरह नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ एक वन इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है, यहाँ पर एक ओजोन गैस जो है उसकी एक लेयर होती है, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेस से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, तो हमने बता देना है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर, थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर है, इसकी हाइट क्या है, 80 किलोमीटर तक की है। मेसोस्फेयर के अंदर क्या होता है, जैसे कि जो स्टार्स वगैरह और जो बाकी कई मेटोरिटीज़ वगैरह होती है, जैसे ऊपर से वो गिरती है, तो वो क्या होती है, वो इसी लेयर के अंदर बर्न हो जाती हैं अर्थ पे गिरने से पहले। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, और ये मेट्रोट्रॉफीज जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोस्फेयर। तो देखो जो थर्मोस्फेयर है इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है उसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो थर्मोस्फेयर के अंदर जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन, ये 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होती है, ठीक है। ये जो लेयर होती है हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद जैसे रेडियो वेव्स वगैरह ट्रांसमिट होती है तो इसी लेयर के अंदर क्या होती है। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है, इसे हम एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेयर है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर थिन एयर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर बहुत कम एयर प्रेजेंट है। यहाँ पर गैसेस है जैसे हीलियम और हाइड्रोजन है, वो स्पेस के अंदर फ्लोट कर रही है और वो इसी लेयर के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेदर एंड क्लाइमेट, फटाफट से पढ़ लेते हैं वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है, ठीक हो। एक स्टोरी दी गई है, यहाँ पर वो क्या कह रही है, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, विल बी इट ब्राइट एंड सनी डे टुडे, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हियर्ड फ्रॉम दिस वन एग्जिस्टिस क्रिकेट फैन स्पेक्टुलिंग द फेट ऑफ वन डे मैच। अब देखो कई बार क्या होता है, जिसको मैच की लत होती है वो मैच देख रहा होता है, तो वो कई बार क्या पूछता है, क्या यार आज बारिश आएगी, अच्छा क्या आज ब्राइट सनशाइन ही रहेगा। तो मतलब ये हमने उनके मुंह से कई बार जो क्वेश्चन सुने हुए होते हैं। तो हम इमेजिन करते हैं हमारी बॉडी एक रेडियो है और हमारा जो माइंड है वो स्पीकर है, ठीक है। एंड वेदर इज समटाइम्स दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नोब्स, वेदर इज अभी क्या कह रहे हैं, तुम इमेजिन करो, ठीक है, तुम्हारा माइंड स्पीकर है और तुम्हारी बॉडी रेडियो है और तुम जो वेदर का कंट्रोल है वो तुम्हारे हाथ में है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा वही सही बता रखा था, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखो तो वेदर क्या होती है, वेदर क्या होता है, आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, ठीक है। अब देखो वेदर क्या है, एक पूरा जो एक दिन का, जैसे आज पर्टिकुलर दिन है, ठीक है, तो इस दिन का जितना जो भी एटमोसफेयर रहेगा घंटे के हिसाब से, पूरे दिन के हिसाब से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर बोलते हैं। जैसे सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बट शाम को क्या होता है, हम देखते हैं थोड़ी दोपहर को धूप निकल जाती है, तो वो क्या है, इसका पूरे दिन का वेदर होता है, जैसे कि उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है दिन की, ठीक है, उसे हम वेदर बोलते हैं। देखो हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेटेबल। अब देखो जो हॉट और ह्यूमिड, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे सब इरिटेट होते हैं, बट जो प्लीजेंट ब्रीजी वेदर होता है उसमें सब चीयरफुल होते हैं, ठीक है, और सब सोचते हैं आज बाहर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो वेदर है वो डे टू डे चेंज होता है बेसिकली, और जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक बहुत लॉन्गर पीरियड से जो चल रही होती है वो बन जाता है वहाँ का क्लाइमेट। अब देखो वेदर होता है हमारा डे टू डे कंडीशन की, आज वेदर कैसा, और क्लाइमेट क्या होता है जब बहुत सालों तक एक ही वेदर कंडीशन रहती है वहाँ पर, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, क्लाइमेट। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कैसा क्लाइमेट रहता है, गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप, ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ का क्लाइमेट बन गया, क्योंकि वहाँ पर डेली एक जैसा ही वेदर होता है, तो वो वहाँ का क्या है, क्लाइमेट है, ठीक है। अब देखो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर क्या होता है, डेली क्या रहती है, ठंडी रहती है ऑलमोस्ट, तो वहाँ का वो क्या बन गया, क्लाइमेट। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब देखो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, जो हम फील करते हैं टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हम फील करते हैं, जो हॉटनेस, सीधी सी बात ये है, जो डिग्री होगी, डिग्री का मतलब यहाँ पर छोड़ो, आप डिग्री भी छोड़ो, जो हम हॉटनेस और कोल्डनेस अपने एटमॉस्फेयर के अंदर फील करते हैं, ठीक है, उसका जो रेट होता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। जैसे कि आज दिन में कितना ही ठंडा है, 12 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, 12 डिग्री मतलब 12 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, तो उसका मतलब यहाँ पर 12 डिग्री कुछ तक गर्मी है और कुछ सर्दी है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेम्परेचर का मतलब होता है कि कितनी हॉटनेस है आज पूरे दिन में एयर में और कितनी कोल्डनेस है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है
ना, वो दिन और रात को ही नहीं बदलता, सिर्फ वो सीज़न टू सीज़न भी बदलता है। जैसे समर्स के अंदर आजकल आप क्या देख रहे होंगे, 55 तक टप गया है, 55 पे टपने वाला है हमारा, 45 से ऊपर चला गया टेम्परेचर। बट विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में ऐसा रहता है 11 डिग्री 21 डिग्री इतना टेम्परेचर जो है वो रहता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है जो टेम्परेचर का, वो है हमारा आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। तो आइसोलेशन क्या होता है, सबसे पहले देख लो, एक सोलर एनर्जी होती है जो अर्थ के अंदर इंटरसेप्ट करती है सन से, ठीक है। तो आइसोलेशन क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है जो अर्थ से आ रही होती है उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि कहाँ पर ज़्यादा गर्मी है कहाँ पर ठंड है, तो इसी की वजह से पता लगेगी, क्योंकि जहाँ पर सोलर एनर्जी आ रही होगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी। नेक्स्ट है जो अमाउंट है आइसोलेशन का, वो डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। अब देखो मैंने आपको बता रखा है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो है आइसोलेशन का अमाउंट ज़्यादा होता है, बट जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वहाँ से, यहाँ से इक्वेटर से, तो इसका अमाउंट जो वो घट जाता है, ठीक है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि जो पोल्स है वो स्नो से कवर्ड क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो आइसोलेशन की डिग्री होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। और देख लो एक बार, अभी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ये जो पॉइंट्स है मैं लास्ट में कराऊंगी एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अब देखो जब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो क्रॉप्स के लिए भी डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है, ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर दैन ऑफ विलेजेस। हाँ जी, ये बात सच है कि जो सिटीज़ है वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द विलेजेस। अब देखो जो कंक्रीट और जो मेटल की बिल्डिंग्स है, ठीक है, एंड जो रोड्स है, रोड्स किसके बनते हैं, एल्साफाट, ठीक है, असाफाल्ट के जो रोड्स है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो दिन में हीट हो जाते हैं। आपने रोड्स वगैरह देखी होंगी, वो बिल्कुल गर्म हो ही रहती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो हीट है उसकी वजह से वो होती है, और जो ये हीट है ये रिलीज होती है नाइट के टाइम पे, ठीक है। ऑल्सो जो क्राउडेड हाई राइजिंग बिल्डिंग होती है सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक रह गया, एयर प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड कंप्लीट, ठीक है, रेनफॉल भी है थोड़ा सा, तो पढ़ लेते हैं फटाफट से। अब एयर प्रेशर के बारे में हमें दे रखा है। अब देखो एयर प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट होता है एयर की वजन से अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो देखो जो एयर प्रेशर, अब एयर चारों तरफ प्रेजेंट है तो एयर प्रेशर भी चारों तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एयर प्रेशर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर जो हवा का जो वजन है उसकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, लेयर्स में हम ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो फॉल होता रहता है, वो कम होता रहता है। और जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पर होता है, जो सी लेवल होती है वहाँ पर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अब जैसा जहाँ का एयर प्रेशर होगा उसी की वजह से वहाँ का वैसा टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। तो वो इसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जो एयर प्रेशर है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से ही जो हमारा एयर प्रेशर जो है वो डिफाइन होता है कि यहाँ पर कितना एयर प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट है दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। अब लो प्रेशर कब बनता है, जब क्लाउड वगैरह होते हैं, वेट वेदर होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है वेदर के अंदर। और ज़्यादा कब होता है प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, अब जिन एरियाज में लो टेम्परेचर है वहाँ पर जो क्या होता है, हवा वहाँ पर ठंडी होती है और इट इज़ देयर फॉर हैवी, वहाँ पर क्या होगा, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। अब जहाँ पर लो प्रेशर होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा बताओ आप, ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। सॉरी देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ, जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा, और जहाँ पर जो है गर्मी होगी, क्लियर सन स्काइज होंगे, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। दोबारा से सुन लो, लो टेम्परेचर होगा जहाँ पर, वहाँ पर लो प्रेशर, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है विंड। अब जो विंड क्या होती है, जो मूवमेंट होती है हमारी एयर की, जो मूवमेंट हो रही है एयर की, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। अब देखो कोई एक यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो जो मूवमेंट है एयर जो है वो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है समटाइम्स हम क्या देखते हैं, जो विंड है वो ब्लो करती है जेंटली, ठीक है, अपने साथ क्या लेकर जाती है, वो स्मोक और फाइन डस्ट को अपने साथ लेकर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कई बार जो ये विंड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी बन जाती है अगर ये बहुत देर से चल रही हो, ठीक है, आंधी तूफान बन जाता है इसका। नेक्स्ट है, अब विंड्स के टाइप दे रखे हैं, 3 टाइप्स की हमारे पास विंड होती हैं, 3-4 टाइप्स की, वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो 3 टाइप्स की हमारे पास विंड है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। इनके बारे में आप पढ़ते हैं ज़रा। देखो परमानेंट विंड क्या है, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखो ऐसी विंड जो वेस्ट साइड से क्या करती है, ईस्ट साइड की तरफ जाती है। अब देखो वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ चल रही होती है हवा, उसे हम बोलते हैं परमानेंट विंड। ये जो हवा होती है ये पूरा साल ऐसे ही कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। नेक्स्ट है सीजनल विंड। कौन सी होती है, सीजनल विंड वो होती है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है हर सीजन के अंदर, कभी इधर चल रही है कभी इधर चल रही है, ठीक है। जैसे कि मानसून के अंदर इधर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो वो विंड ब्लो करती है। नेक्स्ट है लोकल विंड। लोकल विंड क्या होती है, जो कि छोटे से पर्टिकुलर डे या फिर थोड़े से पर्टिकुलर, मतलब पूरा डे है उसमें थोड़े से पीरियड में चलेगी, या फिर पूरे साल के अंदर कुछ टाइम पीरियड के अंदर वो चलती है एक स्मॉल एरिया के अंदर, जैसे कि लैंड और सी ब्रिज हो गई, ठीक है, तो वो है हमारी लोकल विंड। तो लोकल विंड क्या है, जो थोड़े समय के लिए चलती है, एक दिन में या फिर पूरे ईयर में हमें अगर लगा लें। और इसके एग्जांपल क्या है, लैंड विंड, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। और सीजनल विंड्स क्या होती हैं, सीजनल विंड्स हमारे पास होती है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, ठीक है, मॉनसून सीजन्स के हिसाब से, ठीक है। तो परमानेंट विंड्स क्या होती है, ऐसी विंड जो वेस्ट टू ईस्ट में चलती हैं, वो परमानेंट विंड होती है जो पूरा साल इसी तरह से चलती है। सीजनल विंड वो विंड्स होती है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मॉनसून के हिसाब से। और लोकल विंड्स होती है हमारी, और लोकल विंड्स वो होती हैं जो जैसे कि पूरे दिन में या फिर पूरे साल में थोड़े टाइम पीरियड के लिए चलती हैं, ठीक है, जैसे लैंड ब्रिज हो गई और सी ब्रिज हो गई। नेक्स्ट इस साइक्लोन के बारे में बताया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉइस्चर। अब देखो क्या होता है, जैसे जो वाटर है वो वेपोराइज होता है लैंड से, ठीक है, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के अंदर वो क्या बन जाता है, वो वाटर वेपर बनता है। जैसे आप क्या करते हो, कई बार आप पानी जैसे हम गिरा देते हैं, वो हम देखते हैं वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वो किस वजह से होता है, वो इवेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जो पानी होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है। अब देखो जो मॉइस्चर होता है एयर के अंदर वो किसी भी टाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, हर टाइम प्रेजेंट होता है बेसिकली मॉइस्चर एयर के अंदर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है जब जो एयर है वो पूरे की पूरी वाटर वेपर से भरी हुई होती है। देखो कई बार क्या होता है, कई बार ह्यूमिडिटी प्रेजेंट भी नहीं होती हमारी एयर के अंदर, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह हुई रहती है। अब देखो जब एयर जो है वो जब पूरे वाटर वेपर से भरी होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमिड डे। और जैसे जैसे एयर जो है वो गर्म होती चलेगी, जो उसकी कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो इंक्रीज होगी, और वो बहुत 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 ज़्यादा वो क्या होती चली जाएगी, ह्यूमिड होती चली जाएगी। और ना ह्यूमिड डे, जिस दिन ह्यूमिड डे होता है आप देखते होंगे, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो कपड़े हैं वो ईजिली सूख जाते हैं, ठीक है, और जो हमारी बॉडी है उसमें से भी स्वेट निकलता है, ठीक है, वेपोरेट होती है वो बहुत ज़्यादा, जो हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कराती है। नेक्स्ट वन द वाटर वेपर्स राइजेस। अब जैसे यहाँ पर सन है, यहाँ पर आपने पानी खिलाया, अब देखो यहाँ से सन की रेज आ रही है। अब देखो जैसे जैसे वो स्टार्ट होगा कूल होना, वेपर्स जब राइज होंगे, जो वाटर वेपर्स होती है वो क्या करती है, वो फॉर्मेशन ले लेती है वाटर ड्रॉपलेट्स की, ठीक है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स वो जो पानी की बूंद होती है उनकी फॉर्मेशन वो ले लेती है। और जो क्लाउड्स होते हैं वो क्लाउड्स क्या होते हैं, वो क्लाउड्स ही तो बनते हैं वाटर वेपर्स के। जैसे जैसे जो पानी की बूंदें बनती रहेंगी उनकी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्लाउड्स है, ठीक है, वो बन जाएंगे इन सारी वाटर ड्रॉपलेट्स का। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी कि अब ये एयर के अंदर फ्लोट कर सकती हैं, तब क्या होगा, तब क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो देखो क्या प्रोसेस बताया मैंने आपको, आप पानी गिराओगे, इवेपोराइजेशन होगा, वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स से क्या होंगी, पानी की बूंदें बनेगी। और जब ये पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी, इसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड फॉर्म होंगे, और जब क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे, जब वो एयर में फ्लोट करने लगे तब बारिश आ जाएगी, तब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब देखो जो जेट प्लेन्स होते हैं, आपने देखा होगा जब वो स्काई के अंदर जाते हैं तो वो अपने एक वाइट ट्रेल, जिसे हम धुआं वगैरह बोलते हैं, वो अपने पीछे छोड़ के जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो मॉइस्चर होता है जो उनका इंजन क्या करता है, कंडेंस करता है, ठीक है। और जब हम उनके ट्रेल्स को देखते हैं, जो वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और वो क्या कह रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए वो हमें दिखते हैं और थोड़ी टाइम बाद वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। किस वजह से होते हैं, वो मॉइस्चर के अंदर, क्योंकि मॉइस्चर कहीं थोड़ी देर के तक होता है, इंजन में जो मॉइस्चर है जहाँ तक थोड़ी, देखो
यहाँ से आपका जेट प्लेन उड़ा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ से मॉइस्चर था अभी इंजन के अंदर चलता गया, अब यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ तो नहीं है इंजन तो क्यों रहेगा वहाँ पर वो ट्रेल, तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो जो ट्रेल है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन? क्या होता है जब जो पानी लिक्विड फॉर्म में हमारी अर्थ पे गिरता है उसे हम बोलते हैं, जब बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। जो बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है वो कहाँ से आता है, रेन वाटर से ही हमें मिलता है। जो प्लांट्स है वो प्रिजर्व कर लेते हैं वाटर्स को। और जब कई बार क्या होता है, जब हमें देखते होंगे जब हिल साइड्स होते हैं वहाँ पर जो पेड़ वगैरह कट जाते हैं, तो वो क्या होता है, जब वाटर रेन वाटर है वो फ्लो करता है माउंटेन से। अब देखो माउंटेन से यहाँ से हमने पेड़ वगैरह कर देते, तो क्या होता है यहाँ से ऐसी बारिश, मतलब जो पानी है वो गिरता रहता है जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, अब देखो मैकेनिज्म की बेसिस पे भी रेनफॉल 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट इतने काम के नहीं है आपके लिए, बस आपको टाइप्स याद रखनी है इसके। कौन कितने टाइप्स है, एक है हमारा सबसे पहला कन्वेक्शनल टाइप, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट है हमारे पास रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए फ्रेश वाटर लेकर आता है अर्थ पे, ठीक है। और जैसे जब रेनफॉल कम होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर स्कैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ड्रॉट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो जब वाटर रेनफॉल कम होगा तो क्या होगा, वाटर की कमी आएगी, वाटर स्कैरिटी, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाएगा। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, फ्लड आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो प्रेसिपिटेशन के क्या फॉर्म्स होते हैं, स्नो, स्लीट और हेल। अब आपसे पूछ सकते हैं कि और कौन से फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के, तो स्नो, स्लीट और हेल क्या है, ओले वगैरह पड़ने, बर्फ़ गिरनी, और ये तीनों इसके वो पार्ट है। देखो बर्फ़ गिरती है हमें पता है, ठीक है, हेल होती है, और सीट क्या होती है, ओस। स्नो तो होती है पूरी बर्फ़ गिर रही है, ओले होते हैं हेल, और स्लीट होती है हमारी जब ओस गिरती है। तो ये 3 फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के, बर्फ़ से, सॉरी पानी से, बारिश से अलग। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है यहाँ पर, वाटर वेपर्स वाला सारा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। ये साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स एक नेचुरल डिजास्टर होता है, ठीक है, जो बेसिकली कहाँ पर आता है, ओडिशा के अंदर ईस्ट जो साइड जो ईस्टर्न सी कोस्ट है वहाँ पर ज़्यादा पर देखने को मिलता है। जैसे कि 18 अक्टूबर 1999 में वहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया था उसने। उसके बाद 1999 के अंदर 29 अक्टूबर को आया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब 36 हार तक वो रहता है। और जो विंड की स्पीड होती है वो देखो कितनी ज़्यादा विंड की स्पीड, 260 किलोमीटर की विंड की स्पीड होती है, और 36 हार तक वो रहता है। और जो मतलब साइक्लोनिक विंड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो कर देती है। तो मैंने आपको ये परमानेंट विंड्स भी बता दी, सीजनल विंड्स भी, लोकल विंड्स भी। हाँ जी, अब देखो जो विंड है वो, जो विंड वर्ड है वो डायरेक्शन से, आप एक सेकेंड, द विंड इज, देखो जो डायरेक्शन वर्ड है उससे बाद जो है, डायरेक्शन वर्ड के आने के बाद जो है विंड वर्ड का जो है क्या कहते हैं हम उसे, एक तरह से इसका यूज़ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये डिराइव्ड हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ब्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में वो ब्लो कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या आपको पता है कि जो मून है वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई एयर नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब मून पर जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स है वो स्पेशल सूट्स वगैरह पहनते हैं जो कि क्या करती है, जो काउंटर कर लेते हैं उनकी जो प्रेशर है बॉडी का उसको, ठीक है। अगर वो ना पहने ना उनको तो उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो फट जाती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब देखो जो मेजरिंग यूनिट है टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, सेल्सियस से मेजर करते हैं, ठीक है। किसने इन्वेंट करा था सेल्सियस को, एंड्रस सेल्सियस ने, इसलिए इसने इसका नाम सेल्सियस रख दिया। और सेल्सियस स्केल पे क्या होता है, 0 डिग्री पे जाके वाटर फ्रीज होता है और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है हमारे पास देखो थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। बैरोमीटर करता है मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। नेक्स्ट है रेन गॉज। जो रेन गॉज क्या मेजर करता है कि कितने अमाउंट में रेनफॉल हुआ है। और जो विंड वेन है वो शो करता है विंड की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जो अर्थ है इतनी गर्मी होती है। देखो आजकल कितनी गर्मी हो रही है और अर्थ कितनी परसेंट, सिर्फ और सिर्फ 1% जो है सन की एनर्जी को रिसीव करती है। कितनी ज़्यादा है, देखो ये 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो देखो इतनी ज़्यादा में से सिर्फ क्या होता है 1 करोड़ ही जो है हमारी अर्थ जो है वो रिसीव करती है एनर्जी को। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया ना।
नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी ये रह गया एक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, ठीक है, क्योंकि क्या करती है, हीट को टैप करती है, मतलब हीट को ये रेडिएट करती है, अर्थ से जो हीट है, जो हीट निकलती है अर्थ से उसे टैप कर लेती है अपने अंदर, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस ही बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाएगी हमारी अर्थ पे, जिसकी वजह से भी हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, बट अगर ये ज़्यादा अमाउंट में होती है तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है, जो हीट रिटेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर, जो हीट है उसकी वजह से जब क्या होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता रहता है, अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जब ये राइज हो जाता है टेम्परेचर कॉजेज द स्नो, अब देखो क्या कहता है, राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पर जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है और वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो बर्फ़ है वो बिल्कुल पिघल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सारा चैप्टर कंप्लीट, तो हमने कर लिया सारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड स्टे ट्यून विद आज। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आते, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी माइंड मैप्स के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आज मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी ख़राब थी, मेरे गले में भी थोड़ा पेन था, तो इसलिए आज मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने कोशिश करी आपको पढ़ाने की बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।